नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनाली और आज हम बात करेंगे अंडर वाटर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में, यानी कि कोरल रीफ्स, इसके टाइप्स और कोरल ब्लीचिंग के बारे में। देखिए, कोरल रीफ्स एक तरह के स्केलेटन से बने हुए घर हैं जिनमें बहुत ही छोटे छोटे अंडर वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जिन्हें हम पॉलिप्स कहते हैं। कोरल पॉलिप्स एक तरह के इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं जो कि कलरफुल और फैसिनेटिंग एनिमल्स की क्लास एंथोजोन को बिलोंग करते हैं, जो नाइडेरिया फाइलम का सबसे बड़ा ग्रुप है। इसी फाइला के अदर एनिमल्स जैसे कि जेलीफिश, सी एनिमोन आपको बीचेस या रॉक्स पूल में देखने को मिलेंगे। पॉलिप्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक टिन बॉक्स की तरह होते हैं जो सिर्फ एक ही तरफ से खुलता है, और जिस तरफ से खुलता है उसे हम माउथ कहते हैं, जो कि बहुत सारे टेंटेकल से सराउंडेड रहता है। और इन टेंटेकल्स में स्टिंगिंग सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम निमेटोसाइट्स कहते हैं, और ये टेंटेकल्स छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को पकड़ने में पॉलिप की मदद करते हैं। इसके अलावा अपीयरेंस की बात करें तो कोरल्स हमें बहुत ही कलरफुल नजर आते हैं, जिसका कारण है जूज़ैंथेलीज। कोरल जूज़ैंथेलीज के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। जूज़ैंथेलीज एक तरह के सिंगल सेल्ड एल्गी हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करके अपने आप को सस्टेन करती है, साथ ही कोरल्स को न्यूट्रिएंट्स प्लस कलर प्रोवाइड करती है। इसी सिम्बायोटिक एसोसिएशन की वजह से जो कोरल्स शैलो वाटर या फिर फोटिक जोन में होते हैं, बहुत ही तेजी से ग्रो करते हैं। इसके अलावा कोरल रीफ्स की फॉर्मेशन की बात करें तो जितने भी फ्री स्विमिंग कोरल लार्वे होते हैं वो खुद को लैंड मास के एजेस में सबमर्ज रॉक या हार्ड सरफेस में अटैच कर लेते हैं और धीरे धीरे वहीं एक्सपैंड करने लगते हैं। और जब भी ये लिविंग पॉलिप मरते हैं तो उनके स्केलेटन्स पीछे रह जाते हैं, और इन्हीं हार्ड स्केलेटन्स में नए नए पॉलिप्स डेकेड्स तक पाइल अप होते रहते हैं और बड़े बड़े कोरल रीफ्स बनाते हैं। जो कोरल्स बड़े बड़े रीफ बनाते हैं उन्हें हम हर्मेटिपिक और हार्ड कोरल्स भी कहते हैं। ये हार्ड कोरल सी वाटर से कैल्शियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट करते हैं और एक हार्ड और ड्यूरेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं जो पॉलिप की सैक लाइक बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। कोरल रीफ्स के टाइप्स की बात करें तो ये 3 तरह के होते हैं: फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, अटॉल। बात करें फ्रिंजिंग रीफ की तो ये ट्रॉपिकल एरियाज में प्रेजेंट नए नए आइलैंड्स के अराउंड देखने को मिलते हैं। फ्रिंजिंग रीफ कोस्ट लाइन के बहुत ही नज़दीक ग्रो करती है, जिसके कारण दोनों के बीच में लेगून या वाटर बॉडी नहीं पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये रीफ नियर फिलीपींस, द कैरिबियंस, ईस्ट अफ्रीका और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन कोस्ट लाइन में पाई जाती है। सबसे बड़ी फ्रिंजिंग रीफ की बात करें तो ये निगालू रीफ है जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट लाइन में पाई जाती है। इसके बाद बात करें बैरियर रीफ की तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोरल रीफ सिस्टम है जो शोर लाइन के पैरेलल में रन करती है और शोर लाइन से थोड़ा सा दूर ग्रो करती है, और सीवोर्ड साइड की तरफ से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलने की वजह से इसकी आउटर एजेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाती हैं, जिसके कारण ओशन वाटर और इनर वाटर के बीच में एक बैरियर बन जाता है और इनर वाटर बॉडी में और ओशन वाटर में कनेक्शन टूट जाता है और इनर वाटर बॉडी एक लेगून का फॉर्म ले लेती है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें वर्ल्ड की मोस्ट फेमस द ऑस्ट्रेलियन ग्रेट बैरियर रीफ आती है। इसके अलावा अटॉल की बात करें तो ये रिंग शेप्ड आइलैंड की तरह होते हैं जो चारों ओर से ओशन वाटर से घिरा रहता है। ये तब फॉर्म होता है जब ओशन आइलैंड पूरी तरह से सिंक कर जाता है और कोरल्स इसके बाद ग्रो करते रहते हैं और इनर वाटर बॉडी को आउटर ओशन से बिल्कुल अलग कर देते हैं और बीच में एक लेगून बन जाता है। इसके बाद कोरल रीफ की ग्रोथ की बात करें तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि वाटर टेम्परेचर 23 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए और ये टेम्परेचर 20 डिग्री से कम या 35 डिग्री से एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ओशन सैलिनिटी 27 टू 30% तक होनी चाहिए, सनलाइट प्रॉपर होनी चाहिए और क्लियर सेडिमेंट्स फ्री वाटर होना चाहिए। और इनमें से अगर कोई भी कंडीशन पूरी ना हो तो कोरल स्ट्रेस के कारण जूज़ैंथेलीज को इजेक्ट करने लगते हैं और जूज़ैंथेलीज की एब्सेंस में कोरल्स कलरलेस हो जाते हैं और धीरे धीरे डेड होने लगते हैं। इस कंडीशन को हम कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। अगर कोरल ब्लीचिंग के कोजेस की बात करें तो ये नेचुरली भी कोज हो सकता है और एंथ्रोपोजेनिकली भी कोज हो सकता है। नेचुरल कोजेस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे कि सुनामी, ट्रॉपिकल साइक्लोन, अर्थक्वेक, वोल्केनोज आते हैं। इसके अलावा ओशन की वार्मिंग या कूलिंग होना ड्यू टू फिनोमिनाज लाइक अल नीनो या ला नीना, या फिर इन्वेजिव स्पीशीज के कारण भी कोरल ब्लीचिंग होती है। एंथ्रोपोजेनिक कोजेस की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ने के कारण कोरल ब्लीच हो जाते हैं। इसके अलावा ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण
वाटर लेवल बढ़ता है और फोटिक जोन्स एफोटिक जोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी अब सनलाइट कोरल्स तक नहीं पहुंच पाएगी और कोरल्स ब्लीच हो जाएंगे। इसके अलावा एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ओशियंस की पीएच एसिडिक हो जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O आपस में रिएक्ट करते हैं और इससे कार्बोनिक एसिड बनता है, जिसकी वजह से कोरल्स के स्केलेटन डिसॉल्व हो जाते हैं और ओशियन एसिडिफिकेशन के कारण शेल बियरिंग एनिमल्स को भी ज़्यादा नुकसान होता है। इसके अलावा पॉल्यूशन के कारण सी सरफेस में सेडिमेंट्स डिपोजिशन हो जाता है, जैसे कि अर्बन वेस्ट डंप की वजह से या ऑयल स्पिल्स की वजह से या सिल्ट डिपोजिशन की वजह से सनलाइट कोरल्स तक नहीं पहुंच पाती है। इसी के साथ इररिस्पॉन्सिबल टूरिज्म भी कोरल रीफ की ब्लीचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक, जिसके कारण मेरीन लाइफ चोक हो जाती है और ओशियंस डेड जोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा माइक्रो बीड्स और माइक्रो प्लास्टिक जो कि कॉस्मेटिक स्क्रब्स या स्पार्कलिंग्स में यूज होते हैं, जिनके कारण वो एनिमल्स जो अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं वो चोक हो जाते हैं और कोरल्स भी उनमें से एक है। इसके अलावा डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस जैसे कि ब्लास्ट फिशिंग, जिसमें डायनामाइट का यूज़ किया जाता है फिशेस को स्टन करने के लिए, जिसमें फिशेस के साथ साथ कोरल्स की भी डेथ हो जाती है। साइनाइड फिशिंग, इसमें साइनाइड की स्प्रे की जाती है ओशियंस में ताकि नॉन एडिबल फिशेस को कैच किया जा सके, लेकिन इससे कोरल्स भी ब्लीच हो जाते हैं। इसके अलावा बॉटम ट्रोलिंग, जिसमें फिशिंग नेट को बॉटम तक ले जाया जाता है और डीप ओशियंस तक फिशिंग की जाती है, जिससे कोरल्स भी साथ में ट्रोल्ड हो जाते हैं। इसके अलावा मुरामी फिशिंग प्रैक्टिस, जिसमें कोरल्स को बड़े बड़े स्टोन्स या फिर सीमेंट ब्लॉक से डिस्ट्रॉय किया जाता है ताकि हिडन फिशेस को निकाला जा सके। इसके अलावा कोरल्स की एक्सप्लॉयटेशन लाइमस्टोन के लिए भी की जाती है सीमेंट इंडस्ट्री के द्वारा, या फिर मेडिकल पर्पसेस के लिए भी कोरल्स की एक्सप्लॉयटेशन होती है, या फिर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री भी कोरल्स को एक्सप्लॉइट करती है, जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग होती है। इसके अलावा यूट्रोफिकेशन की बात करें तो ओशन फर्टिलाइजेशन, जिसमें सी वीड्स को ओवरग्रो किया जाता है ताकि उन्हें यूज़ किया जा सके, जिसके कारण सनलाइट रिड्यूस हो जाती है और कोरल ब्लीच हो जाते हैं। इसी के साथ कोरल वर्ल्ड का मोस्ट डाइवर्सिफाइड इकोसिस्टम है, जो कि बहुत से मेरीन एनिमल्स और हैबिटेट को रिफ्यूज प्रदान करता है और ओशियन फूड साइकिल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए कोरल्स को बचाना और कोरल ब्लीचिंग को कम करना हम सब की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है।